Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 21st of March 2022, Monday. Motivation of the day is not all storms comes to disrupt your life, some comes to clear your path. In today's discussion, we are going to cover these articles where first news is related to Indian exporters and second news is related to RBI's approach into foreign exchange market. Third news is all about the oil crisis that India is facing because of the Russia-Ukraine geopolitical tension. Apart from discussing all these major news, we will also discuss some other important news clips that are related to Suzuki's investment into India, Tata Super App loyalty, early harvest deal between India and Australia, and last news is related to crypto classification under GST law. So this is going to be very important and interesting discussion. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Exporters explore 3 backup routes to Russia CIS nations. So because of Russia-Ukraine crisis, Indian exporters are getting impacted critically and lot of shipments, lot of cargoes are getting delayed. तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रशिया यूक्रेन के बीच में स्टार्ट हुई थी वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम decrease in orders, they are also facing lots of hurdle in shipments और कार्गोज ट्रांसपोर्टेशन. और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने 3 रूट्स फाइंड आउट किए हैं जिससे कि वो अपने जो डिलेड शिपमेंट्स हैं उनको रशिया और जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं CIS स्टेट्स हैं उन तक पहुंचा सकें. कौन कौन से 3 रूट्स हैं? पहला रूट जो है वो चाइना से होकर जाता है. दूसरा रूट जो है वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसको हम INSTC भी बोलते हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुंबई और मॉस्को को कनेक्ट करता है वाया ईरान और अजरबैजान. इसके अलावा जो थर्ड न्यूज़ है वो जर्मनी और जॉर्जिया के पोर्ट को कनेक्ट करता है. तो ये 3 रूट जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर सेंडिंग देयर शिपमेंट टू द CIS एंड रशिया. अगर ये 3 ऑल्टरनेट रूट फाइंड आउट किए तो इसका मतलब है कि इनसे पहले अभी तक जब तक कि जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं अराइज हुई तो इससे पहले किसी और रूट के थ्रू शिपमेंट होता था. यस, अभी तक जो है वो शिपमेंट लाइन्स थी वो ब्लैक सी से होकर जाती थी. रशिया में जो भी शिपमेंट था वो ब्लैक सी के थ्रू जाता था. बट नाउ दिस पर्टिकुलर शिपिंग लाइन इज सस्पेंडेड and even if the war ends, this particular Black Sea route will not be operational immediately, and that is why exporters have explored the 3 alternative or backup route to send their shipment from India. और CIS नेशन की अगर हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट फोकस है इंडिया का वो रशिया की तरफ है. रशिया इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है. द फोकस इज मेनली ऑन रशिया बिकॉज अमंग द CIS नेशंस टू, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन, रिसीव अराउंड 80% ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द रीजन. तो CIS रीजन में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 80% रशिया और यूक्रेन अकेले इंडिया से लेते हैं. एंड दैट इज वाई द फोकस ऑफ एक्सपोर्टर इज रशिया राइट नाउ. रशिया के अलावा आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, ऑल दीज आर द 11 CIS नेशंस. और इन सब में 11 CIS नेशन में रशिया को इम्पॉर्टेंटली फोकस किया गया है इन 3 ट्रेड और बैकअप रूट्स में. हालांकि इन 3 रूट्स को अगर हम देखें तो सबसे प्रेफरेबल जो रूट है दैट विल बी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको लेकर के एक्सपोर्टर्स आर वेरी एक्साइटिंग. दे आर कीन टू यूज दिस पर्टिकुलर रूट. एंड माइंडेड स्टूडेंट, दिस रूट और दिस ट्रेड कॉरिडोर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSTC भी बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर मल्टी नेशन ट्रेड कॉरिडोर इज डेवलप्ड बाई इंडिया.
तो जो मेन फोकस है एक्सपोर्टर्स का वो इसी पर्टिकुलर रूट पर है। हालांकि जो चाइना से जो रूट एक्सप्लोर किया गया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बट उसमें एक जो चैलेंज है वो ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेशन है और चाइना किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेगा अपने कार्गोज और इंडिया के शिपमेंट के बीच में। तो प्रोबेबली जो सबसे ईजी, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉस्ट कन्वीनियंट रूट होगा इन तीनों रूट्स में दैट विल बी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एक्सपोर्टर्स इसी पर्टिकुलर रूट को यूज़ करने को प्रेफरेंस देंगे। एंड दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड टू CIS कंट्री। 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है एंड वी कैन सी इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है CIS नेशन में, 11 CIS नेशंस में, दैट इज increasing, and India do not, more specifically Indian exporters do not want to lose this ground because of the crisis that has been generated between Russia and Ukraine. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard. RBI may adopt hands-off approach in FX market. रिसेंटली जिस तरह से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था, इंडियन रुपी डिवैल्यूएट कर रहा था, उस ड्यूरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो डॉलर ऑप्शन थे, इंडियन डॉलर स्वैप ऑप्शन थे, उनको सेल किए। लास्ट महीनों में अगर हम देखें, लास्ट मंथ का डेटा देखें तो RBI हैज सेल लॉट ऑफ डॉलर जस्ट टू स्ट्रेंथन द रुपी। डॉलर सेल किए, इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की सप्लाई बढ़ी, डॉलर की सप्लाई बढ़ी। और हम जानते हैं इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, इफ एनी कमोडिटी सप्लाई इंक्रीजेस देयर प्राइजेस और इट्स प्राइजेस एक्चुअली फॉल्स। तो डॉलर सेल करने के बाद डॉलर की जो सप्लाई थी वो इंक्रीज हुई, इंडियन रुपी की जो सप्लाई थी वो डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सप्लाई, बिकॉज ऑफ द अदर इंटरनेशनल फैक्टर, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ। तो पिछले लास्ट कुछ महीनों में जो RBI है उसने डॉलर की सेलिंग इंक्रीज करी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर इनटू करेंसी मार्केट। बट अब एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एट द एंड ऑफ दिस financial year or before the end of its annual account, now RBI will stop doing this. अब अभी फिलहाल के लिए RBI जिस तरह से डॉलर सेल कर रहा था, स्वैप्स ऑप्शंस को सेल कर रहा था, फिलहाल के लिए RBI अभी इससे अपना हैंड्स ऑफ करने वाला है। क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के अलावा भी अगर हम देखें, अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस को हम अगर ध्यान से देखें तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था कंट्रीज़ पर, वो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ चुका है। नाउ कंट्रीज़ आर एक्चुअली स्टेबलाइजिंग, सो द जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर एक्चुअली शोइंग द साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन। क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो अपने ऑलरेडी पीक पर पहुंच करके अब रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई कमिटमेंट दैट अदर ऑयल producing or transporting or importing countries have promised. तो 140 पर पहुंच करके, $140 पर बैरल तक पहुंच करके अब जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो भी ईज आउट होना शुरू हो चुके हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन में ये स्टेबलाइजेशन के साइन आ रहे हैं, और क्योंकि एनुअल अकाउंट क्लोज होने वाला है तो इसी वजह से RBI फिलहाल के लिए जो डॉलर सेल कर रहा था उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन को रोकेगा। द सेंट्रल बैंक वाज द नेट बायर ऑफ डॉलर इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में RBI ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डॉलर को खरीदा है जस्ट टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ डॉलर into the currency market in order to stabilize the value of Indian rupee। जिस तरह से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था उसको स्टेबलाइज करने के लिए RBI ने इंटरवेंशन किए थे। द RBI कंटिन्यू टू बी द नेट बायर ऑफ डॉलर 36.6 बिलियन इनटू दिस फिस्कल ईयर, दैट इज बिटवीन अप्रैल एंड जनवरी। तो अगर इस फिस्कल ईयर को देखें तो इस फिस्कल ईयर में टोटल जो इंटरवेंशंस हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसमें RBI जो है वो नेट बायर किसका, डॉलर का बायर, नेट बायर के फॉर्म में रहा है। In financial year 21, RBI has purchased approximately $68 billion on net basis। और ये ट्रेंड हमें रशिया इन्वेजन के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे थे, इंडियन रुपी कंटिन्यूअसली वीक हो रहा था और कहीं ना कहीं RBI को इंटरवेंशन करना था। क्योंकि जिस तरह से
डेप्रिशिएट हो रहा था रुपी, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे CAD पर पड़ता, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। और अगर हमारी करेंसी वीक हो रही है तो हमें पर्टिकुलर इम्पोर्ट के लिए, मोर स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और क्रूड ऑयल इंडिया मैक्सिमम 80% जो है वो इम्पोर्ट ही करता है। तो अगर हमारी करेंसी वीक हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो उसी के ट्रेंड में, उसी के हम ये कह सकते हैं साथ ही साथ जो RBI था वो भी इंटरवेंशन कर रहा था जस्ट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इनटू द करेंसी मार्केट, जिससे कि इंडिया के जो फिजिकल मैथ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। इंडिया विच इम्पोर्ट्स ओवर 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट एज आई डिस्कस्ड, जो कि क्रूड ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा इंडियन रूपी को इम्पैक्ट कर रही थी, क्योंकि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, 80% इंपोर्ट करते हैं, और इंडियन रूपी जो है वो वीक होता जा रहा था। तो डेफिनेटली इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ रहे थे, तो RBI के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एंड सिंस देन द करेंसी हैज़ अप्रिशिएटेड 1.5% ड्यू टू द RBI's एग्रेसिव डॉलर सेलिंग। तो जो भी डॉलर सेलिंग और स्वैप ऑप्शंस किए RBI ने, उसकी वजह से इंडियन रूपी ने 1.5% का स्टेबलाइजेशन अचीव किया था। बट एज ऑफ नाउ RBI is going to hands off from this dollar selling intervention. This is the data that you can go through, कितना डॉलर सेल किया, कैसे डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शंस किए, कब कब किए, कितने कितने एक्सटेंट में किए। हाँ, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, इसके पीछे का कंसेप्ट समझ सकते हैं कि किस तरह से क्रूड ऑयल ने इंडियन रुपी को इम्पैक्ट किया, और इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन को RBI ने किस तरह से डॉलर्स और रुपी स्वैप ऑप्शन के थ्रू मेंटेन किया। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। और अगर एक्सपर्ट की माने तो RBI ने अप्रॉक्सीमेटली $4 to $4.5 बिलियन का डॉलर और रुपी स्वैप ऑप्शन किया है। एंड दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिया। तो चाइना के पास कितना है, जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया एंड इंडिया। इंडिया इज इट ऑन 5th पोजिशन इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। और ये हम देख सकते हैं लास्ट टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ INR। हालांकि निगेटिव ट्रेंड हर कंट्री में रहा, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट कंट्रीज लाइक जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। और यहाँ पर RBI ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया थ्रू डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन, एंड दिस इज द RBI इंटरवेंशन इनटू द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट और स्पॉट मार्केट इनटू फाइनेंशियल ईयर 22। यानी हम कह सकते हैं अप्रैल से लेकर के अभी तक का जो डेटा है ये, यानी Jan 22 तक RBI ने किस तरीके से इंटरवेंशन किए, बाई और सेल किया, और उसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन। माइंड इट स्टूडेंट, दिस डेटा इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन। तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में RBI का जो इंटरवेंशन था, जो डॉलर और इंडियन रुपी स्वैप इंटरवेंशन था, वो बहुत ज़्यादा था। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मंथ बाई मंथ अगर हम देखें तो ये डिक्रीज हुआ, लेकिन रिसेंटली बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ये फिर से इंक्रीज होना शुरू हुआ। हालांकि इन थ्रू आउट द ईयर द RBI हैज़ बीन द नेट डॉलर बायर इनटू द स्पॉट मार्केट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 11 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ऑयल, नो नीड टू हिट द पैंडेमिक बटन। इट इज़ नॉट एन न्यूज़, इट इज़ बेसिकली एन एडिटोरियल और ओपिनियन, जहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन गवर्नमेंट तक इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरीके से इंक्रीज हुए हैं जुलाई 2008 के बाद से, उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी और इंडिया जैसी जो अदर इकोनॉमीज हैं उस पर सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ रिपोर्ट्स about this increasing price of crude
ऑयल एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% तक इंक्रीज होते हैं फ्रॉम द करंट लेवल तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर 0.2% पड़ेगा। इट मीन्स इंडिया की जो जीडीपी है वो 0.2% तक फॉल करेगी। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं तो इंडिया का जो CAD है, दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 3.0% से भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। और ऐसा सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे वो गोल्डमैन सैच हो, चाहे वो मूडीज़ हो, सब ने इस पर्टिकुलर पोटेंशियल इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई किया। और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने तो इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको भी स्लैश डाउन कर दिया। और इसके बावजूद भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी आगे आने वाले टाइम में $200 पर बैरल तक जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी न्यूज़ को लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट थे, पॉलिसी मेकर्स थे, दे वर वेरी मच वरीड। इवन इस बात तो गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया था कि इसका इम्पैक्ट, इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल पर, जीडीपी पर पड़ेगा। बट इस एडिटोरियल में ऑथर का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑथर का ये कहना है कि यस, जितने भी एनालिस्ट थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 2008 के बाद से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्रूड ऑयल रहा और आगे आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इंक्रीज होगा और इसका इम्पैक्ट इंडिया की जीडीपी पर भी पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, एनालिस्ट एंड द इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमने डिस्कस भी किया है कई बार। और इसके अलावा ये भी कहा था कि जो पेट्रोल पंप है उस पर 10 रुपये तक का जो डीजल या पेट्रोल का प्राइस है वो 10 रुपये तक इंक्रीज हो सकता है अप टू द मैक्सिमम। एंड दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो कुछ टैक्स कट करेगी, कुछ तरीके से ऑयल के प्राइसेस को डिफरेंट डिफरेंट मेजर से ऑयल के प्राइसेस को कूल डाउन करने की कोशिश करेगी। एंड दैट विल इम्पैक्ट द फेडरल यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्पैक्ट करेगा। ये पूरी साइकिल जो थी वो एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई करी थी। और कहीं ना कहीं ऑथर ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया कि जो अगर क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या एनर्जी की बात करें तो वो इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से इम्पैक्ट करता है। पहला तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी 80% जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। तो इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारे फिस्कल, हमारे फाइनेंसेस अफेक्ट होंगे। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल इंक्रीज, द क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज विल ब्रिंग द इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, जो कि इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है आरबीआई के पास। तो एक तो ये हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा, दूसरा ये हमारी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो जो रिकवरी कर रही है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कर रही है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जितना बताया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड कर दिए गए हैं, और बहुत तरीके से एनालिस्ट और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इस इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई किया है। बट यहाँ पर ऑथर का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर का कहना है कि येस, देयर इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट, बट दैट इम्पैक्ट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। जो कंसर्न है गवर्नमेंट के, पॉलिसी मेकर्स के, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर वो उतना नहीं होगा जितना कि पॉलिसी मेकर्स या एक्सपर्ट्स या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आइडेंटिफाई कर रही हैं। और उसको अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए ऑथर ने बहुत सारा डेटा दिया है। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट डेटा, बट येस, ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो जिस्ट है वो ये है कि इतना ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट होगा और पैनिक बटन पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उसी के अमाउंट में इंडिया जो है वो ऑयल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी करता है, और इस एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर शॉर्टेज हो रही है क्रूड ऑयल की तो डेफिनेटली इंडिया से जो ऑयल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है वो भी इंक्रीज होगा। और इसके अलावा एथेनॉल सब्सटीट्यूशन और जो एंटिसिपेशन था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह के टैक्स या टैरिफ को रिड्यूस करेगी, वो भी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो इस पूरे एडिटोरियल में ऑथर का यही कहना है कि इफ़ यू सी द डेटा,
फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का टैक्स कट नहीं किया है, किसी भी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करी है क्रूड ऑयल पे। जिस तरीके से क्रूड ऑयल अभी तक जनता खरीद रही थी या इंडस्ट्रीज खरीद रही थी उसी पैटर्न में चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर बात हम डेटा को देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडियन इकोनॉमी पर नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये डेटा प्रेजेंट किया है क्रूड ऑयल, एलएनजी इंपोर्ट, ऑयल प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और नेट पेट्रोलियम स्पेंडिंग कितनी हुई है और इंडिया कितना डिमांड है उस ऑयल का। तो ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। डेफिनेटली इफ़ यू कंपेयर द डेटा एज पर द डेटा बहुत ज़्यादा या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यस इम्पैक्ट तो है बट उसके लिए पैनिक बटन पुश करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर द ऑथर थ्रू डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स दिस पर्टिकुलर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी मैनेज्ड। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। टाटा सुपर ऐप लॉयल्टी प्ले अवेट्स अप्रैल लॉन्च। टाटा न्यू जो कि सुपर ऐप आने वाला था, जिसमें हमने बहुत पहले इस न्यूज़ को हमने कवर भी किया था कि जहां पर टाटा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या डेली जो नीड्स हैं उनको उनका ई सोल्यूशन ऑफर करेगा। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम इंटरटेनमेंट, ग्रॉसरी, पेमेंट, कम्युनिकेशन की जितनी भी इंटरनेट और या आईटी सॉल्यूशंस हैं उनको ऑफर करेगा। डेफिनेटली इट विल हैव द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल टाटा कंपनीज। तो टाटा की जितनी भी, चाहे वो रिटेल कंपनीज हो, चाहे वो कम्युनिकेशन वाली कंपनीज हो या एसबीयूज हो, सबका इंटीग्रेशन होगा इस पर्टिकुलर टाटा न्यू ऐप पर। और इसको लॉन्च करने के लिए टाटा बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और ऐसा ही एंटिसिपेट किया जा रहा है अब ये अप्रैल 7 में ये टाटा न्यू जो सुपर ऐप है, इसको सुपर ऐप का नाम भी दिया है, ये लॉन्च हो जाएगा। अगर टेस्टिंग फेज की बात करी जाए तो इनिशियली ये केवल इनविटेशन ओनली पैटर्न में स्टार्ट होगा और अभी तक केवल जो नॉन टाटा एम्प्लॉयज़ थे उनको सुपर ऐप को डाउनलोड और उससे यूज़ करने की परमिशन मिली थी बिफोर फ्यू वीक्स। और हर जो टाटा एम्प्लॉय उसको भी बोला गया था कि एटलीस्ट 5 जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इनवाइट करें फॉर डाउनलोडिंग दिस टाटा न्यू ऐप। तो इस तरह चेन फॉर्मेट में जो है वो टाटा जा रहा है। बेसिकली इट्स अ टेस्टिंग फेज है ये टाटा न्यू ऐप की। इसी के थ्रू टाटा जो है वो अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेगा और इसको फाइनल फुली लॉन्च अप्रैल 7 में करेगा। And this new app will actually allow users to have lot of services. The biggest novelty for the consumer is that they will enjoy multi-category loyalty program that will work all across the category through Tata New platform. तो बहुत सारे रिडेम्पशन पॉइंट्स भी होंगे, जो है वो यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, मल्टी कनेक्टिविटी, मल्टी कैटेगरी लॉयल्टी प्रोग्राम इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू टाटा जो है वो लॉन्च करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सुजुकी पावर ईवी रश इन इंडिया विद ₹10K crore इन्वेस्टमेंट। सुजुकी मोटर द पेरेंट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी दैट इज मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर, वो कहाँ की है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो सुजुकी मोटर्स ने संडे को अनाउंस किया कि वो इंडिया में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं into electric vehicle segment and battery segment। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत कहते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सुजुकी मोटर की तरफ से। तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा बहुत सारी अदर कंपनीज ने भी इस तरह के अनाउंसमेंट किए हैं। बट यस, जो कि मार्केट लीडर है इंडिया में उसके थ्रू अगर ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दैट सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग indication that yes, India and Indian automobile sector is moving towards the new path that is electronic or electric vehicle। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है सुजुकी मोटर इनटू न्यू इलेक्ट्रिक कार एंड बैटरी सेगमेंट इन इंडिया। और अगर मारुति सुजुकी का ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि अगर हम देखें मारुति सुजुकी जो कि हम कहते हैं कि विच सेल्स 1 in every 2 कार्स ऑन इंडियन रोड, इंडिया में हर दूसरी कार मारुति सुजुकी से बिलोंग करती है। और उसका कोर जो रीज़न है, यूएसपी जो है उसका वो है कि इसका लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन अदर इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है मारुति सुजुकी। और अगर सुजुकी मोटर्स 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ओपन द
electric vehicle segment as affordable electric vehicle और EV model both in Japan and India. तो 2025 तक इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल ईवी व्हीकल को या ईवी मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी है। मारुति के पहले अगर हम देखें सुजुकी के पहले हुंडई और टाटा मोटर्स ने भी अपने जो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्लान थे उसका अनाउंसमेंट किया था। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 तक इंडिया में जो ईवी सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर जाएगा। मारुति सुजुकी या सुजुकी मोटर के एंटर करने के बाद से जो अफोर्डेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, जो हमें 6 लाख में एक व्हीकल मिल जा रहा है अगर, तो वही सेम व्हीकल उसी सेम स्पेसिफिकेशन का व्हीकल अगर हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जाकर लें तो 12 से 15 लाख या 14 लाख तक की अवेलेबल होता है। मारुति और सुजुकी मोटर के इस कमिटमेंट के बाद डेफिनेटली इट ओपन्स लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर अफोर्डेबल ईवी मॉडल। तो 2025 तक इस पर्टिकुलर मॉडल को लॉन्च करने की बात हो रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स हुंडई ने भी कमिटमेंट पहले ही अनाउंस किए हैं टुवर्ड्स ईवी सेगमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अर्ली हार्वेस्ट डील विद इंडिया लाइकली बाय एंड मार्च ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ ट्रेड डील साइन करी थी और हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ईयू के साथ, ब्रिटेन के साथ पैरेलल नेगोशिएशंस चल रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के। एंड एज पर द रीसेंट न्यूज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो अपनी जो नेगोशिएशन की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने वाले हैं और बहुत जल्दी अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील को फाइनलाइज करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मार्च। तो 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की पैकेज जिसमें बायलैटरल ट्राइस को इम्प्रूव किया जाएगा। तो वर्चुअल समिट में 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पैकेज की 15,000 नहीं 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के पैकेज का अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया ने किया। और उनका ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि दिस इज द अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस डील के फाइनलाइजेशन के बाद से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया विल गो फॉर मोर इंटेंस फॉरेन रिलेशनशिप दैट विल पेव द वे फॉर FTA और PTA। तो मंडे को जो वर्चुअल समिट थी उस वर्चुअल समिट में इस पर्टिकुलर ट्रेड डील का अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो रिसेंटली अनाउंसमेंट एक और देखने को मिली जहां पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं अप्रैल 2 में। And they are going to actually celebrate the 30th anniversary of the diplomatic relation establishment between these two countries. तो 30 साल पूरे होने की खुशी में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 अप्रैल को इंडिया विजिट करेंगे जस्ट टू सेलिब्रेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज के एरिया में कुछ नेगोशिएशंस या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं इनटू दिस पर्टिकुलर विजिट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर लाइकली टू क्लासीफाई क्रिप्टो अंडर GST लॉ। तो सेंटर गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि रिसेंट बजट में बोला गया था क्रिप्टो इज नॉट लीगल बट उस पर प्रॉपर टैक्सेशन लगाया जाएगा। और हालांकि तब से लेकर के अभी तक इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, इस पर्टिकुलर इशू पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं कि अगर ये लीगल नहीं है तो टैक्स कैसे लगाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को GST लॉ के तहत क्लासीफाई कर रही है और GST के तहत पूरे वैल्यूएशन पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और उसी पर GST रूल के तहत टैक्सेशन लगाया जाएगा। करंटली 18% टैक्स इज अप्लाइड ऑन or levied on services provided by crypto exchange and its कैटेगरीज एज फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी के लिए क्रिप्टो करेंसी पर या क्रिप्टो प्रोडक्ट सर्विसेज पर 18% का टैक्स लगता है, बट 30% तक का टैक्स जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट अभी फिलहाल इस प्रपोजल पर काम कर रही है कि कैसे जो क्रिप्टो करेंसी है उसको क्लासीफाई किया जाए GST लॉ के तहत और कैसे उस पर टैक्सेशन लगाया जाए। अभी 18% का टैक्स लग रहा है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि क्रिप्टो जो है वो जस्ट लाइक लॉटरी, कसिनो, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग जैसी एक्टिविटीज़ की तरह ही है जिस पर 28% प्लस सेस इस तरह के कई सारे चार्जेस लगते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिप्टो को भी इसी कैटेगरी में डाला जाए। इसके अलावा कैटेगराइजेशन के अलावा क्वांटम पर भी डिस्कशन हो रहा है कि कितना वैल्यूएशन, इंटायर ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन पर टैक्स लगाया जाए या
सर्विसेज को लेकर के टैक्स लगाया जाए तो किस तरह से क्रिप्टो को क्लासीफाई किया जाए, इस पर अभी नेगोशिएशन चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वांट टू क्लासीफाई एज लॉटरी, कैसीनो, बेटिंग एंड हॉर्स रेटिंग लाइक सर्विसेज। तो वैल्यू पर या सर्विस पर किस तरीके से अभी टैक्सेशन होगा, ये देखने की बात है। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.